माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और वित्त राज्य मंत्री जी को कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था जो अधोगति की तरफ जा रही थी उसको वापस बढ़ाकर वापस उसकी दिशा को परिवर्तित करने का काम किया है। सभापति महोदय, जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त करने के बाद में 30 साल बाद पूरे बहुमत वाली सरकार बनी, पूरे विश्व में जिस तरह का आर्थिक परिदृश्य उस समय था, अमेरिका भारी मंदी के दौर के गुजरने के बाद में वापस मंदी से उबर रहा था। यूरोप में एकाधिक जर्मनी जैसे देशों को छोड़कर बाकी सारे देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे या उन देशों में बेल आउट की स्थिति थी। एशिया की तरफ दृष्टि डालें तो चीन जिसने लगातार पिछले 10 वर्षों तक डबल डिजिट ग्रोथ इस देश विश्व में दर्ज की, वो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हम सब ने देखा था कि चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन जब 30 साल तक नहीं किया, वो लगातार एक सप्ताह में 2 बार उनको अवमूल्यन करना पड़ा था। और उस स्थिति में जब गंभीर चुनौती, आर्थिक चुनौती का दृश्य हमारे सामने था, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के सामने 2 तरह के अवसर थे। माननीय सभापति महोदय, मैं रेगिस्तान का प्रतिनिधित्व करता हूं, रेगिस्तान से आता हूं, जैसलमेर और जोधपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं और ऊंट हमारे यहां बहुत जो सामान्यतः पाया जाता है। जब कभी भी गंभीर चुनौती आती है, ऊंट के सामने चुनौती महोदय तब आती है जब बहुत तेज आंधी चलती है और आंधी के समय में जब मिट्टी हमारे यहां उड़ती है आंधी के साथ में, तब ऊंट के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है, उसके नथुनों से मिट्टी अंदर चली जाती है। और महोदय, उस समय ऊंट उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उसके पास में एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वो उड़ती हुई मिट्टी को अपने नथुनों में ले और मौत का वरण करे, या अपने सिर को जमीन के नीचे दबा करके और मिट्टी में अपने जमीन में अपने सिर को छुपा करके और उस आंधी को, तूफान को गुजर जाने का इंतजार करे। ठीक वैसी स्थिति पुराणों में भी, हिंदुस्तान के पुराणों में अनेक जगह कहा गया है कि जब कबूतर अपने सामने संकट देखता है तो वो अपनी आंखें मींच लेता है और वो ये देखता है कि मैं संकट को शायद नहीं देख सकता हूं, तो शायद संकट भी मुझे नहीं देख पा रहा होगा। ऐसी स्थिति इस देश के सामने भी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उस चुनौती के समय में ऐसी स्थिति थी जब उनके सामने 2 विकल्प थे कि या तो वो ऊंट की तरह मुंह को मिट्टी के नीचे दबा करके बैठ जाते और उस गंभीर चुनौती को, उस तूफान को, इस आर्थिक संकट को जो विश्व भर के सामने खड़ा है, उसको निकल जाने का इंतजार करते। और दूसरा रास्ता था जो बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था, कांटों से भरा हुआ था, कि वो उन चुनौतियों का सामना करते हुए इस गंभीर अर्थ संकट को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इस अवसर के रूप में देखें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभापति महोदय आज सदन के इस पटल से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस चुनौती के रास्ते को स्वीकार किया और देश की अर्थव्यवस्था, जो बहुत सारे अर्थशास्त्री, माननीय सभापति महोदय, ऐसा कहा जाता है, मैं गांव से आता हूं, गांव में कि जिस मरीज को बहुत सारे हकीम और वैद्य देखने लग जाएं उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ में भी यही स्थिति थी। बहुत सारे अर्थशास्त्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके और उसके अलावा भी कई सारे अर्थशास्त्री पिछले 10 साल तक इस देश की अर्थव्यवस्था को लीड कर रहे थे और उन्होंने ऐसी स्थिति खड़ी की थी जो उस बेचारे मरीज, जिसका बहुत सारे हकीम मिलकर इलाज करते हैं और वो मृत्यु की शैया तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति थी। और उस स्थिति से उबार करके इस देश की अर्थव्यवस्था को, जहां आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि इन अर्थ संकट के जिस दौर से विश्व गुजर रहा है, उस अर्थ संकट के दौर में केवल और केवल भारत एक ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। ये जो दिशा का परिवर्तन जो किया है, ये जो दशा का परिवर्तन जो किया है, ये दिशा और दशा का परिवर्तन ही माननीय सभापति महोदय इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अधोगति की तरफ जाती हुई अर्थव्यवस्था थी, उसको इस गंभीर चुनौती के समय में भी, इस गंभीर संकट के समय में भी उसका दिशा परिवर्तन करते हुए
पूरी दुनिया में एक चमकते हुए सितारे के रूप में भारत को खड़ा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसके लिए सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का और वित्त राज्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लगातार इस सदन में चर्चा हुई है, अभी 2 दिन से बजट पर चर्चा हो रही है और सब लोगों ने इस बारे में बात की कि यह बजट कृषि को समर्पित है। महोदय, यह बजट केवल कृषि को समर्पित नहीं है, यह बजट गांव को समर्पित बजट है। और मैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं किसान के परिवार से आता हूं और 25 साल से सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं। महोदय, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। इस सदन में अनेक वकील हैं, उन्होंने सबने अपने बेटों को वकील बनाया होगा। इस सदन में अनेक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन लोगों ने अपने बेटों को राजनीतिक विरासत समेत अपने संतानों को राजनीतिक विरासत सौंपने का काम किया होगा। इस सदन में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अयोग्य होते हुए भी अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने का काम किया होगा। लेकिन आज तक मुझे 25 साल में सभापति महोदय एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता हो, क्योंकि किसान और कृषि का दर्द कोई नहीं समझ सकता। किसान के नाम पे इस देश में राजनीति की जाती थी। 65 साल तक इस देश के किसानों को बेवकूफ बना करके, इस देश के किसानों का शोषण करके, उनका राजनीतिक शोषण करके इस देश के किसानों को राजनीतिक गोटी के रूप में काम लिया गया। 65% किसान जब देश आजाद हुआ तब 75% लोग किसान के कार्य पर निर्भर थे। अर्थव्यवस्था में 50% योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से 65 साल गुजर जाने के बाद में आज वो योगदान घट के केवल 12% पे रह गया। इस सदन में कृषि के क्षेत्र में चर्चा हुई, इस सदन में अनेक बार जो है किसानों की बदहाली पे चर्चा हुई, इस 16वीं लोकसभा में भी अनेक बार इस विषय पर चर्चा हुई। लेकिन पहली बार सभापति महोदय, पहली बार किसी सरकार ने इस देश की कृषि व्यवस्था और इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और नवजीवन का संचार करने का काम किया है। यदि 3 बजट जो इस सरकार ने प्रस्तुत किए, पहला बजट जो पूरक बजट के रूप में प्रस्तुत किया, दूसरा बजट पिछले साल का और यह तीसरा बजट, मैं इन तीनों बजट को यदि एक साथ देखता हूं, एक साथ एक अम्ब्रेला व्यू की तरफ देखता हूं, मुझे स्वामी विवेकानंद की याद आती है सभापति महोदय। विवेकानंद जी ने जो है मंत्र दिया था, उत्तिष्ठ जागृत और आगे बढ़ते रहे, लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और आगे लक्ष्य की प्राप्ति तक बढ़ते रहो। तो उठने के लिए, जैसा मैंने कहा सभापति महोदय, जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उस दिन ऐसी स्थिति थी कि हमारी अर्थव्यवस्था सुषुप्त अवस्था में थी और उस मरीज की तरह थी जो बहुत सारे हकीमों के इलाज के कारण से सुषुप्त अवस्था में चला गया। उसको जागृत किया। उस बजट के माध्यम से हमने एक नव चेतना का संचार किया। पूरे विश्व में इस बात का पूरे विश्व में इस बात का संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को समझते हुए वापस खड़ा करने का काम यह सरकार करेगी। दूसरा जब बजट प्रस्तुत किया तब हमने स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत की अर्थव्यवस्था चलने को तैयार है। और जब तीसरा बजट दिया तब हमने इस बात का पूरे विश्व को संकेत दिया है, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को संकेत दिया है सभापति महोदय कि भारत की अर्थव्यवस्था अब चल पड़ी है और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत संभावनाओं के द्वार पे खड़ा है। पूरा भारत विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व को नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं बहुत सारा धन्यवाद देते हुए मैं आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करूंगा माननीय सभापति महोदय, न मुझे शब्दों की बाजीगरी आती है माननीय सभापति महोदय। मैं केवल दिल की बात करता हूं, मैं केवल जनरल पब्लिक परसेप्शन की बात करता हूं। जिस तरह का परसेप्शन समाज में बना है, जिस तरह का परसेप्शन उधर खड़ा आज इस बात के लिए वाहवाही करता है, पूरा देश इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है कि हिंदुस्तान और इस बात का विश्वास कर रहा है कि भारत आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनकर के सभापति मैडम